Hello everyone, welcome to my channel. I am Sumit Dahiya. Today we are going to start the second part of features of constitution. So in first part we have already studied various features like our Indian constitution is the largest written constitution. Our Indian constitution is mix of flexibility and rigidity. Our constitution is borrowed from the various constitutions of the world. So these three features we have already completed in the previous video. So in this second part, we are going to cover some other features of Constitution of India. So let's start. Our Constitution provide for the parliamentary form of government. So what do you mean by the parliamentary form of government? So when we divide government on the basis of relationship between the executive and the legislature, then we get parliamentary form of government and presidential form of government. हम इसको डिवाइड कर रहे हैं किस बेसिस पे? रिलेशनशिप ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं तीन गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच का कैसा रिलेशनशिप है, हम उस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट को. तो उस बेसिस पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो व्हाट डू यू मीन बाय द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट is a government in which executive is responsible to the legislature. ठीक है, executive is responsible to legislature for its policies and acts. executive जो भी legislature के अंदर बैठ के policies बनाएगा, acts बनाएगा, वो उसके लिए responsible होगा. ठीक है, and for this executive has to be part of legislature. जिन executives को अपन elect कर रहे हैं वो ultimately कहाँ पे? legislature में जाके legislate कर रहे हैं, policies बना रहे हैं, ठीक है, laws को enact कर रहे हैं. So this is the parliamentary form of government and other is the presidential form of government, जिसमें तुम executives को elect करते हो और उनका काम सिर्फ क्या होता है? laws और policies को execute करना. उनका काम legislate करने का नहीं होता, laws बनाने का नहीं होता. laws बनाने वाले दूसरे लोग होते हैं, उनका इलेक्शन दूसरे प्रोसेस से होता है. सो इस तरह की गवर्नमेंट कहां मिलती है? इस तरह की गवर्नमेंट हमें मिलती है यूएसए के अंदर, जहां पे प्रेसिडेंट के पास सारी पावर होती है. और इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का है इंडिया के अंदर है. ठीक है, इन इंडिया वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स एंड एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर. एंड इन यूएसए वी हैव प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट where executive is not responsible to the legislature for its policies and acts. ठीक है, executive is not part of the legislature. So these are the two forms of government on the basis of relationship between the executive and legislature. executive और legislature के बीच में किस तरह का relation है, उस basis पे हमने governments को divide करा है. So in India, parliamentary form of government is provided by the Constitution of India. ठीक है. सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फायदे क्या हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने क्यों अडॉप्ट करा? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने इसलिए अडॉप्ट करा क्योंकि ये क्या है? ये प्रोवाइड करवाता है हमें रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. ठीक है, यहाँ पे जिन लोगों को तुम इलेक्ट कर रहे हो वो रेस्पॉन्सिबल है किसके? पॉलिसीज के और लॉज के. इसलिए हमने इसको अडॉप्ट करा क्योंकि इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, जिन लोगों को तुम इलेक्ट कर रहे हो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उनसे तुम क्वेश्चन कर सकते हो अबाउट द पॉलिसीज एंड लॉज, लेकिन यहाँ पे तुम उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग अल्टीमेटली लॉज को नहीं बना रहे, पॉलिसीज को नहीं बना रहे. प्रेसिडेंशियल फॉर्म में दूसरे लोग हैं जो पॉलिसीज और लॉज को एनेक्ट कर रहे हैं. सो दिस इज द मोर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. दिस प्रोवाइड्स द मोर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. दैट्स व्हाई वी अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और हमारे कंट्री के अंदर स्टेट और सेंटर दोनों लेवल पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. इसको हम बोलते हैं वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये हमने कहां से अडॉप्ट की है? ये हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट की है क्योंकि हम अर्लियर वी आर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिशर्स. सो हमने वही पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट करा है जो ब्रिटेन में चलता है. तो वहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. सो ऑन दैट लाइंस वी हैव अडॉप्टेड the parliamentary form of government. And the next is the federal system. What do you mean by the federal system?
एक्चुअली फेडरल सिस्टम इज द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, तो इन दोनों के बीच में पावर का डिवीजन है। देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, and that division of power between the central government and state government actually makes the federal system. ठीक है, this is the vertical division of power. And what is unitary system? Unitary system एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जहां पे किसी तरह का डिवीजन नहीं है पावर का, सारी की सारी पावर्स किसके पास है? सेंटर के पास। और अगर इनकेस स्टेट को कुछ पावर्स दे भी रखी हैं तो स्टेट को वो अथॉरिटी, वो परमिशन लेनी होती है उस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए, किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। सो इन यूनिटरी सिस्टम सेंट्रल पावर इज ऑल पावरफुल, all powers are exercised by the center, and if there in case state governments are present, they have to take permission from the central governments. So this type of government is the unitary government. और unitary government कहाँ पे है? unitary government है कहाँ पे? ब्रिटेन के अंदर, ठीक है। एंड फेडरल सिस्टम कहाँ पे है? यूएसए के अंदर। इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, इंडिया इज नॉट अ स्ट्रिक्टली फेडरल कंट्री, ठीक है। लाइक यूएसए, इंडिया इज नॉट अ स्ट्रिक्टली फेडरल कंट्री। यूएसए एक स्ट्रिक्टली फेडरल कंट्री है जहां पे स्टेट और सेंटर की जुरिस्डिक्शन अलग है, दोनों अपने अपने स्फेयर्स में काम करती है, ठीक है। वहां पे इवन कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग है, लोगों की सिटीजनशिप भी डुअल सिटीजनशिप है। सो दिस मेक्स यूएसए स्ट्रिक्टली फेडरल कंट्री। ऑन द अदर हैंड इंडिया इज नॉट अ स्ट्रिक्टली फेडरल कंट्री। यहाँ पे कुछ ऐसे यूनिटरी फीचर्स हैं जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि जो डिवीजन ऑफ पावर्स है, दोस डिविजन्स आर एक्चुअली इन द फेवर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट मेक एक्चुअली आवर सिस्टम अ क्वासी फेडरल सिस्टम, ठीक है। तो इंडिया इज बेसिकली अ क्वासी फेडरल कंट्री वेयर पावर्स आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सेंटर। इसको हम और क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बार्गेनिंग फेडरलिज्म या फिर फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। सो इंडिया इज नॉट अ स्ट्रिक्टली फेडरल कंट्री। सो फेडरल कंट्री हमने क्यों अडॉप्ट करा, फेडरल सिस्टम हमने क्यों अडॉप्ट करा? एक्चुअली फेडरल सिस्टम अडॉप्ट करने से यह एडवांटेजेस होते हैं कि अलग अलग, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, हर स्टेट के अंदर अलग कल्चर है, हर स्टेट की अलग एस्पिरेशंस है, अलग डिमांड्स है, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो उनको अलग सेपरेटली स्टेट्स को पावर दे दी उनके रीजन में, उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर काम करने की, ठीक है, उनके लोगों की डिमांड्स को फुलफिल करने की, उनके लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल करने की। सो ये पावर ट्रांसफर करना स्टेट्स को, लोकल गवर्नमेंट्स को बहुत जरूरी है, so that they can themselves fulfill aspirations and demands of their people. So this is the advantage of the federal system. Integrated and independent judiciary, this is the another feature of Constitution of India. Constitution of India provided for the integrated judiciary and independent judiciary. What do you mean by the integrated judiciary? So integrated judiciary means we have single unit of judiciary with Supreme Court at its top, ठीक है। We have single system of judiciary, सारे कोर्ट्स आपस में एक दूसरे से लिंक हैं और वो सारे कोर्ट्स एनफोर्स कर सकते हैं बोथ सेंट्रल लॉज एंड स्टेट लॉज। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सेंट्रल लॉज को ही एनफोर्स करेगा, स्टेट लॉज को एनफोर्स नहीं करेगा, या फिर हाई कोर्ट्स जो हैं, स्टेट लेवल पे जो कोर्ट्स होते हैं, वो सिर्फ स्टेट लॉज को एनफोर्स करेगा, सेंट्रल लॉज को एनफोर्स नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। अगर स्टेट लॉज के लिए तुम सेंटर के पास जाते हो केस करने, तो सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू स्टेट लॉज अपना प्रोसेस को इनिशिएट करेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेट लॉज जजमेंट्स देगा, ठीक है। सिमिलरली अगर सेंट्रल लॉज के लिए तुम स्टेट के पास जाते हो तो हाई कोर्ट अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल लॉ उसमें अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगा, इनिशिएट करेगा और जजमेंट पास करेगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशरी। लेकिन यूएसए में इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं है, वहां अगर सेंट्रल लॉ है तो वो सिर्फ
वहां का सेंट्रल फेडरल कोर्ट ही एनफोर्स करेगा। अगर कोई स्टेट लॉ है तो उसको सिर्फ कौन एनफोर्स करेगा, वहां की स्टेट जुडिशरी एनफोर्स करेगी। सो वहां पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं है, ठीक है, वहां पे डिवीजन है दोनों के बीच में, दोनों अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन में काम करेंगे, दोनों एक दूसरे की जुरिस्डिक्शन में काम नहीं कर सकती है, ठीक है। इन इंडिया वी ऑल्सो हैव द इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वी ऑल्सो हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर तुम्हें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में सही से सिंक बैठाना है, सही से उनके काम को ओवरव्यू करना है, ठीक है, उनके काम को चेक करना है, so, उसके लिए क्या चाहिए, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना इंपॉर्टेंट है। So Indian Constitution provide for the independent judiciary and there are various provisions that ensure the independentness of the judiciary, ठीक है, कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे, ये एंश्योर करने के लिए हमने अलग अलग प्रोविजंस इंट्रोड्यूस कराए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। किसी तरह का उनके जजमेंट्स में, उनके प्रोसेस में किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं हो जुडिशरी से, जुडिशरी के अंदर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर से, ठीक है, सो दैट उनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं आए, वो फ्रीली अपने डिसीजंस ले सकें, वो फ्रीली डिसीजन मेकिंग कर सके। सो दिस हेल्प्स जुडिशरी टू रिमेन इंडिपेंडेंट एंड पास देयर जजमेंट्स in free and fair manner without any pressure from outside. So this is the another feature of the Indian Constitution. So that's it from my side. The remaining features we will continue in our next part. Thank you.